नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ एजुकेशन इन द इमर्जेंट इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पार्ट 2 है। कल हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे और किसी वजह से वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो उसके आगे का जो भी पार्ट है वो आज लेकर मैं इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर SCERT हमने वो कर लिया था। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया था। चलिए फुल फॉर्म बता दीजिए फिर से। SCERT का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, उसके अलावा उसके फंक्शन भी हमने कर लिए थे, क्या क्या फंक्शन हैं, ये सारी चीज़ें हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो NCTE है आपका, आपने NCTE भी क्लियर कर लिया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं UGC। हम UGC पे चर्चा कर रहे थे और ये किसी वजह से कट हो गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं UGC का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये हायर एजुकेशन के लिए काम करता है। जैसे जो हमारा नेट का पेपर होता है ना, मास्टर के बाद हम नेट का पेपर देते हैं PhD करने के लिए, नेट निकालने के लिए, टीचर असिस्टेंट के लिए, तो वो UGC के द्वारा कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हायर एजुकेशन है उसके लिए काम करता है। अब इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है? विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ साथ कोऑर्डिनेट करना और उसको बनाए रखना। मतलब जो मैंने पहले बोला था कि हायर एजुकेशन के लिए है, तो जो विश्वविद्यालय में हम हायर एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो एजुकेशन होती है उसके साथ साथ क्या है? उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और उसको मेंटेन रखना या बनाए रखने का काम किसका होता है? UGC का होता है। और नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना हायर एजुकेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसमें क्या नेक्स्ट है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड अ मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग फॉर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और कोर्सेज मटेरियल, जितने भी कोर्स के मटेरियल होते हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3.5 जो है इसमें पूछा है कि रोल ऑफ वेरियस इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर जो क्या पूछा है? रोल ऑफ वेरियस एंड इंटरनेशनल, मतलब विभिन्न प्रकार के जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछा है। तो उनका जो रोल होता है वो क्या होता है? सबसे पहला जो है इसमें एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस, मतलब जो पॉलिसीज़ होती हैं डिसेबल्ड बच्चों की या फिर उनकी जो एडवोकेसी होती है वो करने का काम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। दूसरा जो है उनकी क्षमता निर्माण, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग करने का और उनको ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का काम भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होना और उनको अवेयर करने का काम भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। नेक्स्ट होता है सर्विस प्रोविज़न एंड डायरेक्ट सपोर्ट, मतलब सर्विस का प्रावधान और उसके अलावा डायरेक्ट सुविधाएं भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, सहयोग एंड साझेदारी होती है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की निगरानी एवं मूल्यांकन करने का काम करता है। रिसर्च करने का काम करता है डिसेबिलिटी सेक्टर में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान का आदान प्रदान करता है। उसके अलावा सतत विकास एवं लक्ष्य पर जोर देता है। ठीक है, तो ये सारे रोल हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4th यूनिट एजुकेशनल प्रोविज़न एंड इंडिया। ठीक है, इसमें से हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑन एजुकेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑन एजुकेशन क्या है। 4.2 में हम देखेंगे एक्ट्स एंड प्रोविजन, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A ऑफ 2002। ठीक है, उसके अलावा RTE राइट टू एजुकेशन देखेंगे और RPWD एक्ट 2016 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वेरियस एजुकेशन कमीशन सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें जो एजुकेशन कमीशन है इसमें हमें 3 पढ़ने हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन,
और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है 1948 से 49 तक, और द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952 से 53 तक, और कोठारी कमीशन रिपोर्ट जो है 1964 से 66 तक, ये देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 1986, प्लान ऑफ एक्शन 1992 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, ये देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स। इसमें देखने 3 लेवल, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं 4.1 क्या है आपका, ठीक है। आपका जो 4.1 है एजुकेशनल प्रोविज़न इन इंडिया, मतलब शैक्षिक प्रावधान इंडिया में कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशन में हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑन एजुकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है, ये एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है, मतलब जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा कौन करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब इनके जो संवैधानिक प्रावधान हैं भारत के संविधान के भाग 4th अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। मतलब इसमें कौन से भाग में है, संविधान के 4th में है, ठीक है। और अनुच्छेद कितने हैं इसमें, 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं या आर्टिकल हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिद्धांतों का वर्गीकरण देख लेते हैं, कौन है, 3 हैं। समाजवादी सिद्धांत जो 38 से 47 तक है, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत जो है 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 आर्टिकल इसमें है, ठीक है। उसके अलावा उदार और बौद्धिक सिद्धांत जो है इसमें 44 आर्टिकल, 45 आर्टिकल, 48 आर्टिकल, 48A आर्टिकल, 49 आर्टिकल, 50 और 51 आर्टिकल, ये सारे उदार और बौद्धिक सिद्धांत में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 45 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एजुकेशन के लिए, और हमें भी क्या लिखना है, एजुकेशनल प्रोविज़न लिखना है, क्या प्रावधान है। तो इसमें जो आर्टिकल 45 है उसमें क्या प्रावधान था, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। मतलब जो सभी बच्चे जो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक इनको एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है, ये प्रावधान था। लेकिन वर्ष 2002 में जब 86वां जो संशोधन था, 86वां संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ, आर्टिकल 45 की जो विषय वस्तु थी उसको बदल दिया गया। अब कैसे बदला गया, उसमें प्राइमरी शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन जब 86वां संविधान 86 वाला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ, इसमें चेंजेस कर दिए गए, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया, 21A जोड़ा गया और उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई कन्फ्यूज़न है, आगे बढ़े, फंडामेंटल राइट देखते हैं। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या इसलिए माना गया है क्योंकि व्यक्ति के जो सर्वांगीण विकास होते हैं, सर्वांगीण विकास का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, सभी चीज़ का विकास गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक है। मतलब किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक है, एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, दूसरी उसकी रिस्पेक्ट के लिए और उसके वेलफेयर के लिए आवश्यक होते हैं ये फंडामेंटल राइट, ताकि किसी को कोई हार्म नहीं कर पाए, कोई नुकसान नहीं कर पाए, आराम से रह सकें कोई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए फंडामेंटल राइट बने हैं। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक 6 मूल अधिकार का प्रावधान है। कितने कौन सा भाग है, थर्ड है, ठीक है। आर्टिकल कितने हैं, 12 से 35 तक। अब इसमें कितने 6 मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है।
अब देखते हैं इसमें सबसे पहले समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 और 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 और 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो आपका अधिकार बना था, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है 19 से 22 तक। अब इसमें है शिक्षा का अधिकार 21A जोड़ा गया और ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कैसी शिक्षा, जहाँ पर पैसे नहीं लगे और लेना ज़रूरी है एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा की गारंटी देता है। ये राज्य को गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। मतलब राज्य को कैसे शिक्षा के लिए पहुंच प्रदान करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए पहुंच प्रदान करने का आदेश देता है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि बिना किसी भेदभाव के ये चीज़ सुनिश्चित करता है। ठीक है, कि अगर कोई भेदभाव किया जाएगा तो वो फिर दंड का भागी होगा, तो इसलिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं पहले 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन 2002 में जब 86 वाला संविधान संशोधन हुआ उसमें 21A जोड़कर ड्यूटीज़ की संख्या 11 कर दी गई। ठीक है, अब इसमें माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपकी पूरी हो गई। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम देखते हैं 4.2। अब यहाँ पर है एक्ट प्रोविज़न फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट 21A ऑफ 2002 एंड RTE एक्ट 2009 एंड अमेंडमेंट एजुकेशनल प्रोविज़न इंसर्टेड इन RPWD एक्ट 2016। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट 21A जो अभी आपने देखा है कि मतलब पहले क्या था, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। उसके बाद क्या हुआ, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। जब 86 वाला संविधान संशोधन हुआ उसमें 21A जोड़कर सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया। ठीक है, इसकी वीडियो भी फुल पड़ी है तो आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है प्रत्येक बच्चे का। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि एजुकेशन क्या है, सबका मौलिक अधिकार है, जितने भी बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसमें प्राइवेट स्कूल जो होती है समाज की कमज़ोर बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। मतलब जो प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, उनको 25% कमज़ोर बच्चों के लिए सीटें आरक्षित रखनी होगी। अगर वो नहीं रखते हैं, एडमिशन नहीं देखते हैं तो उनको जुर्माना होता है या स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल एडमिशन के लिए बच्चे या उनके माता पिता का इंटरव्यू नहीं ले सकते। मतलब जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं हुई स्कूल, जब भी बच्चे का एडमिशन लेंगे तो क्या करेंगे, उनके लिए कोई वो नहीं कर सकते, मतलब उन पे रोक। ठीक है, अब आगे देखते हैं और उनका इंटरव्यू भी नहीं ले सकते, चाहे वो बच्चे हो चाहे उनके माता पिता हों। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को रोका नहीं जाएगा और ना ही निष्कासित किया जाएगा। जो बच्चे प्रारंभिक एजुकेशन ले रहा है, प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, उनको कोई रोकेगा नहीं और निष्कासित भी कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो वो दंड का भागी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है RTE 2009 में ड्रॉप आउट बच्चों के लिए भी प्रावधान है। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं उनको दोबारा से स्कूल में लाने के लिए प्रावधान किया गया है।
उसके अलावा स्कूल को किसी भी बच्चों को प्रवेश देते समय कोई भी कैपिटेशन शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। जैसे लोग बोल देते हैं ना कि डोनेशन लेना है या फिर ऐसी कोई चीज़, तो ऐसी कोई चीज़ अगर वो लेते हैं तो उनको अनुमति नहीं है और इसके लिए जुर्माना भी होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान हैं। और एक चीज़ और है इसमें, जो नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसके साथ साथ जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट है RPWD एक्ट। RPWD एक्ट 2016। आप लोग फर्स्ट ईयर से जब से पढ़ रहे हो तब से ये चीज़ें सुनी होगी किसी ना किसी टीचर के मुंह से। ठीक है, तो RPWD का फुल फॉर्म क्या है आप बताइए? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो दिसंबर 2016 को आया था। ठीक है, अब इसमें ठीक है, इसमें क्या है, फुल्ली एंड इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करी गई, फुल्ली इंक्लूजन की बात करी गई, इक्विटी की बात करी गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक अवसर प्रदान करना, मतलब जो एजुकेशन का प्रावधान है, जितने भी बच्चे हैं 6 से 18 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसके अलावा संस्थान को बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक अवसर प्रदान करना। उसके अलावा जो भी बिल्डिंग और कैंपस बनाया जाएगा स्कूल का, उसमें पहुंच होनी चाहिए, यानी कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे लिफ्ट, रैंप या फिर व्हीलचेयर आसानी से आ जा सके या उसको बच्चे एक्सेस कर पाएँ अच्छे से। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं प्रदान करना, बच्चे अगर आते जाते हैं तो उनका कहीं दूर से आते हैं तो यातायात की सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा बुक, सहायक उपकरण एवं अधिगम सामग्री प्रदान करना। स्कॉलरशिप भी मिलती है इनको, विद्यार्थियों के लिए ट्रेन्ड स्टाफ प्रोवाइड करवाना। और इनके लिए जो जॉब का आरक्षण है वो 4% है। PWD एक्ट में 3% था, लेकिन इसमें 1% बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, और इन सब जितने भी आपके एजुकेशन का जो पेपर है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो 4 यूनिट की हैं वो आप जाके उस पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन की प्लेलिस्ट में हैं और वो सारे पड़े हुए हैं आपके एजुकेशन की प्लेलिस्ट में वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4.3 वेरियस एजुकेशन कमीशन सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब आज़ादी से पहले जो विभिन्न प्रकार के एजुकेशन या शिक्षा के जो कमीशन आए हैं उनके बारे में इसमें पढ़ना है। अब कौन कौन से कमीशन आए, तो 2 यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, कौन कौन से कमीशन आए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, अब इसमें सबसे पहले कौन सा कमीशन है, 2 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कब से कब तक था, 1948 से 49 तक। फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53 तक। फिर कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1964 से 66 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जब बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे थे उसके बाद का ये पहला एजुकेशन कमीशन है। ठीक है, इसका जो वो था कि इसका जो एम था कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ ध्वस्त हो गई थी युद्ध में किसी ना किसी वजह से, उनको रिकंस्ट्रक्ट करवाना, उनको पुनः बनवाना। तो सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है उसके साथ साथ, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? आप सब मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। अगर आपने मुझे इस सवाल का जवाब दिया कमेंट सेक्शन में तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे ये भी लगेगा कि आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखते हैं और इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी मैं अपनी वीडियो पे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दें कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये क्या है, ये पहला एजुकेशन कमीशन है सिंस इंडिपेंडेंस के, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का ये पहला एजुकेशन कमीशन है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपॉइंट किया 1948 में। और इसके जो चेयरपर्सन हैं या चेयरमैन हैं वो कौन थे, डॉक्टर S. राधाकृष्णन।
डॉक्टर एस का राधाकृष्णन का नाम आप सब ने सुना होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कुछ याद आया? अब आप जवाब दे सकते हैं मुझे, जो मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, और इसमें 10 मेंबर थे। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन, ये तीनों कमीशन यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो लक्ष्य है वो क्या था, एम क्या था? तो युद्ध के बाद यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा निर्माण करवाना, मतलब मैंने पहले बोला था कि कंस्ट्रक्ट करवाना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो क्या हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, तो इसीलिए इनको दोबारा से बनवाना। ठीक है, तो ये इसका एम था। आगे देखते हैं। अब जब एम ऑफ एजुकेशन क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एम क्या है, तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में परिवर्तन, मतलब जो सोशियो कल्चरल सिनेरियो है उसमें चेंज के लिए, ठीक है, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, ताकि अच्छे नेता बन पाएँ, इस ज्ञान और आज़ादी का विकास, सांस्कृतिक की प्रगति। तो ये सारे इसके एम ऑफ एजुकेशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे इसकी फुल वीडियो भी देख सकते हैं जाके। ओके, आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53। अब जो सेकेंडरी SEC का फुल फॉर्म है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको मुदालियर कमीशन भी कहते हैं या मुदालियर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में अडॉप्ट किया। इसके चेयरमैनशिप कौन है? डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के सदस्य भी हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कौन है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं। इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट करी? अगस्त 1953 में करी। ठीक है, किसकी? जो ये कमीशन है इनकी रिपोर्ट बनती थी। ठीक है, और इनको फिर सबमिट किया जाता था। अब नेक्स्ट इसमें एम ऑफ कमीशन का एम क्या है? तो जो सेकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम थे उनको अस्तित्व में लाना। ठीक है, क्या है एम? जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उनको अस्तित्व में लाना। नेक्स्ट, सेकेंडरी एजुकेशन की जो भी समस्याएं होती हैं उनकी इंक्वायरी करना, और उसके बाद क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन के कंटेंट जितने भी होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट है एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, मतलब प्रजातांत्रिक नागरिक का विकास। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करी गई। ठीक है, एजुकेशन फॉर लीडरशिप, नेतृत्व के लिए एजुकेशन इसका एम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1964 से 66। ये थर्ड कमीशन है पोस्ट इंडिपेंडेंट का। ठीक है, आज़ादी के बाद का थर्ड कमीशन है। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर DS कोठारी, और इसमें 17 मेंबर है जिसमें 7 हैं वो फॉरेन एक्सपर्ट थे। ठीक है, अब ये एम ऑफ एजुकेशन इसका क्या है? शिक्षा और उत्पादकता, प्रोडक्ट अच्छे बने, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगी तो प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण, शिक्षा एवं आधुनिकता, मतलब जो एजुकेशन है उसमें मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। प्रजातंत्र का विकास, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य, ये इसके एम है। तो ये भी वीडियो पढ़िए, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 4.4 देख लेते हैं हम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक, प्लान ऑफ एक्शन 1992 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की हम देखते हैं, तो इस ये किसके उसमें आया था? राजीव गांधी के। ठीक है, इसका जो एम था वो क्या था? जो असमानता थी लोगों में उनको दूर करने और शैक्षिक आवश्यकताओं पर जोर। ठीक है, अब इसमें जो पहल थी वो क्या थी? स्कूल की जो संरचना थी 10+2+3 की। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक बचपन और देखभाल की बात करी गई।
प्रारंभिक बचपन और देखभाल और शिक्षा सभी के लिए समान अवसर की बात करी गई। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करी गई। विमेन एजुकेशन के लिए प्रावधान था। माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एजुकेशन का प्रावधान। डिसेबल्ड एजुकेशन प्रावधान। चाइल्ड सेंटर्ड पर्सपेक्टिव, जो भी मतलब एजुकेशन दी जाए वो कैसी होनी चाहिए, इसके अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए, मतलब तकनीकी आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का प्रावधान इसमें था। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है प्लान ऑफ एक्शन। अब प्लान ऑफ एक्शन है जो 1992, ठीक है, ये क्यों है, ये जो 1986 की NEP है उसको लागू करने के लिए मतलब इसका एक महत्वपूर्ण कदम था। जितनी भी उसमें प्रावधान थे उनको लागू करने के लिए क्या आया, प्लान ऑफ एक्शन है। तो इसमें स्कूल में 12वीं कक्षा को शामिल किया गया और इसमें लिटरेसी अभियान पर, मतलब जो साक्षरता अभियान था उस पर जोर दिया गया। उसके अलावा जो भी शैक्षिक संस्थान थे उनको मजबूत बनाने की बात करी गई ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने विद्यार्थियों को दे सके। नेक्स्ट है व्यावसायिक कुशल प्रशिक्षण, मतलब जब भी बच्चे पढ़ लेते हैं उसके बाद जॉब की ज़रूरत होती है तो मतलब व्यवसाय के लिए कुशल प्रशिक्षण। और नवोदय विद्यालय की स्थापना भी इसी प्लान ऑफ एक्शन के तहत आई थी। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान इसमें थे। वैसे इसकी वीडियो पड़ी है, फुल वीडियो तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं 5th यूनिट। 4.5 छूट गया है मुझे पता है, बट मैं आगे डिफाइन कर दूंगी। ठीक है, तो 5th यूनिट में आपको पढ़ना है मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। 5.2 में पढ़ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल स्कूल्स एंड इंक्लूसिव स्कूल्स। 5.3 में पढ़ना है कोड एंड कंडक्ट ऑफ टीचर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हेड ऑफ स्कूल। 5.4 में पढ़ना है एनुअल स्कूल्स प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCE। 5.5 में देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कैलमुलेटिव रिकॉर्ड और केस हिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। तो सबसे पहले 4.5 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। तो इसमें एक किसकी बात करी गई, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, समानता के अवसर की बात करी गई। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के उसमें समानता होनी चाहिए, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो एंड हायर एजुकेशन हो। ठीक है, तो जैसे अभी नई NEP आई है और हाँ उसमें मैं NEP 2020 बताना भूल गई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो पहले मैं ये बता देती हूँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिफरेंट लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पे क्या है, सभी बच्चों को एक्सेस मिले, मतलब एजुकेशन में तक पहुंच मिले, ऐसी एजुकेशन मिले जो गुणवत्तापूर्ण हो। ठीक है, और जो उनकी आवश्यकताओं पर आधारित हो, आवश्यकता मतलब इक्विटेबल लर्निंग की बात करी गई। तो ये तीनों लेवल पे यही चीज़ें हैं कि उनको पढ़ने का प्रावधान है, बुक्स मिलती हैं, एड्स एंड अगर बच्चा डिसेबल्ड है तो एड्स एंड अप्लायंस का प्रावधान है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, तो हर स्टेज में आप ये लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं NEP, जो मैंने इसमें नहीं करा है वो उसमें आपका 4.3 में छूट गया था। NEP 2020। ठीक है, NEP 2020 कब आई आपको पता है, 2020 में आई। इस किसकी अध्यक्षता में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब इसमें जो पहले बात तो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, 5+3+3+4। ठीक है, इसमें क्या पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, इसमें है 5+3+3 और +4। ठीक है, ये संरचना है 5+3+3+4। ठीक है, 5 फाउंडेशनल स्टेज है, 3 है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 है मिडिल स्टेज और 4 है सेकेंडरी स्टेज। तो इसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज का जो प्रावधान है, इसमें 3 लैंग्वेज की बात करी गई। R1 है, R1 में आपका दिया हुआ है मदर टंग और स्टेट लैंग्वेज, मातृभाषा और
ये जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है उसकी बात करी गई, ठीक है। और उसके बाद R2 है जो अदर देन R1, जिसमें आपकी भारतीय भाषा है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है। और R3 है आपकी अदर देन R1 एंड R2, R1 और R2 के अलावा, यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज। जो R1 R2 R3 है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो लैंग्वेज को डिनोट किया गया R1 R2 और R3 में, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ती हूँ। यूनिट 5 देखते हैं अब हम, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जो मॉडल पेपर था उसमें डाला था, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। उसके जो प्रिंसिपल हैं उसके बारे में बात करूँगी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी मतलब थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस से लेकर जो भी आपकी एकेडमिक वर्क होते हैं उनका काम करता है, ठीक है। बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों की जो भी असेसमेंट होते हैं उनके लिए, बच्चे की जो भी टीचिंग प्रैक्टिस होती है उसके लिए, बच्चे की जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उसके लिए काम करता है। अब नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसमें डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए स्कूल का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले विद्यार्थियों का जो सर्वांगीण विकास है उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का मतलब संपूर्ण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब भी हम पढ़ाने जाते हैं सबसे पहले हमारा एक एम होता है कि हमें सबसे पहले अपने स्टूडेंट के लेवल का पता होना चाहिए। तो इसमें विद्यार्थियों का अध्ययन है, लेवल पता होगा तो आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। निश्चित क्रिया का पालन, अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद इच्छित जुड़ाव के अवसर, मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हो उसे एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप कैसी है इस पर फोकस करना चाहिए। पाठ्यक्रम परिवर्तन, ठीक है, जहाँ पर कैरिकुलम चेंज हो रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, बच्चे की नीड के हिसाब से क्या चेंजेस आने चाहिए वो पता होना चाहिए। शिक्षक में अपनेपन की भावना विकसित करना, ठीक है, सभी स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह मानना। व्यक्तिगत समस्याओं में मदद करना, जितने भी स्टूडेंट की व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनमें मदद करना। अब हम प्रिंसिपल पर आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी कम्युनिटी चाइल्ड सेंटर्ड क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की नीड जैसी होती है, अगर हम उसे वैसी एजुकेशन देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है। कम्युनिटी सेंटर्ड यानी समुदाय आधारित क्यों होनी चाहिए, बच्चा कहाँ पर रहता है, समाज में रहता है, कम्युनिटी में रहता है जाके, ठीक है, तो इसलिए कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सेंटर, प्रजातंत्र के विकास के लिए होनी चाहिए। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत, मतलब जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग आना चाहिए बच्चों को। और जो भी चीज़ें हैं, कैरिकुलम है या फिर जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, जैसी बच्चे की नीड है उसके हिसाब से फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 5.1। अब आगे आ जाते हैं 5.2, ठीक है। 5.2 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है, स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स। तो हम इंक्लूसिव स्कूल्स और स्पेशल स्कूल्स की बात करें तो इंक्लूसिव स्कूल्स कैसा होता है, वहाँ पर सभी बच्चों का वेलकम होता है, चाहे कितने भी अलग हों, डाइवर्स लर्नर हों, सबका वेलकम होता है। लेकिन हम स्पेशल स्कूल की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ स्पेशल नीड्स यानी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे ही जाते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव स्कूल में सबको समान अवसर मिलता है पार्टिसिपेशन के लिए, सहभागिता के लिए, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, सीमित अवसर मिलता है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम होता है इसका, लेकिन स्पेशल स्कूल का क्या होता है, स्पेशल होता है बच्चों के हिसाब से। नेक्स्ट होता है ये मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब इसमें कॉस्ट कम लगती है। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, ठीक है। फॉर्मल प्लानिंग रिक्वायर्ड, इसमें औपचारिक नियोजन होता है, मतलब फॉर्मल प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चे की नीड के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से स्पेशल स्कूल में बच्चे की प्लानिंग की जाती है कैरिकुलम की या पढ़ाने की, ठीक है, क्लियर है, ओके।
इससे पहले मैं आगे जाऊँ, इसमें शायद मेरा सिलेबस छूट गया है थोड़ा सा, तो मैं वो ऐड कर दूँ। ठीक है, अब क्या छूटा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 5.2 तक हो गया, 5.3, 5.4 और 5.5 बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसीलिए मैंने उसमें और ज़्यादा टॉपिक नहीं डाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मुझे दूसरा पेपर भी बनाना है। ठीक है, तो अब जो 5.3 है इसमें पूछा है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हेड ऑफ स्कूल। हेड ऑफ स्कूल की जो या प्रिंसिपल जो होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या है। अगर आपको पिछली वीडियो याद है जो मैंने मॉडल पेपर की डाली थी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें ड्यूटीज़ भी डाली थी कि क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो मतलब एक तो कोऑर्डिनेट करना, लोगों को जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको काम करवाना। ठीक है, उसके अलावा जैसे टाइम टेबल वगैरह है फिक्स करना, किस टाइम पे कौन सी क्लासेस होगी, कौन सा टीचर क्लास लेगा, ये ध्यान रखना। उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, और डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, और उसके अलावा सभी का मतलब सभी के हित के लिए काम करता हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जो 5.4 है, इसमें है एनुअल स्कूल प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE पूछा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले एनुअल स्कूल प्लान जो होता है, जैसे हमें पूरे साल की प्लानिंग करते हैं कि हमें कब किस मंथ में कौन सी एक्टिविटी करवानी है, मतलब कब से कब तक टीचिंग करवानी है, कब से कब तक इनका असेसमेंट होगा, कब से कब तक एग्ज़ाम प्लान होंगे, कब से कब छुट्टियाँ होंगी। तो इन सब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, उन सब चीज़ों की प्लानिंग क्या कहलाती है, एनुअल स्कूल प्लानिंग। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल प्रिपरेशन क्या करते हुए सबसे पहले ध्यान क्या रखा जाता है कि किसी की क्लास मिसमैच नहीं हो, सबके टाइम के अकॉर्डिंग क्लास हो। ठीक है, मिसमैच का मतलब जैसे एक टाइम पे एक ही क्लास में नाम होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम टेबल प्रिपेयर करते समय हम क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है, कौन सा टीचर किस टाइम पे क्या पढ़ाएगा, कौन से क्लास में पढ़ाएगा, इस चीज़ का हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ना कि हम बीच बीच में करते रहते हैं, थोड़े एक यूनिट पढ़ा दी और उसके बाद हमने टेस्ट ले लिया, ये जानने के लिए कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, बच्चा कितना सीख रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। अब नेक्स्ट है 5.5 मेंटेनेंस एंड स्कूल रिकॉर्ड। ठीक है, किस तरीके से स्कूल के रिकॉर्ड को आप मेंटेन करते हो, तो आप क्या करते हो, नोट्स बनाते हो, PPT बनाते हो, वर्ड में टाइप करते हो, ठीक है, फोटोकॉपी करवाते हो, प्रिंट मीडिया में रखते हो। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से आप क्या करते हो, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो। प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनता है, जो आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद आपके रिजल्ट का एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, केस हिस्ट्रीज़ क्या होती हैं, केस हिस्ट्री जैसे आपको पता है, आप सब ने किया है अभी मतलब ऑडियोलॉजी वाले प्रैक्टिकल में करवाया गया था, जो कम्युनिकेशन का ऑप्शन का प्रैक्टिकल है उसमें भी किया है। तो केस हिस्ट्री क्या होती है, जो बच्चे की पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, मतलब बच्चा उसके जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद क्या क्या समस्याएं थी या क्या था, तो उन सब चीज़ों का एक हिस्ट्री होती है जो पेरेंट्स के द्वारा भरवाई जाती है एक प्रारूप में। ठीक है, क्लियर है, 5.5 भी क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है, नेक्स्ट पेपर जल्दी ही लेके आऊँगी। ओके, तब तक के आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ऑल द बेस्ट।